गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। हमने पहली दो वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था सेल के बारे में, सेल्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल्स के बारे में। फिर हमने सेल के इंटरनल बॉडी को भी समझा था कि उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं। ये सब कुछ तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स कैसे क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है वो किस चीज़ का बना है, कौन से बेस कौन से एसिड्स का बना है, और डीएनए के अंदर भी जो जीन्स होते हैं वो कैसे अहम रोल प्ले करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर पूरे सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। फिर हम समझेंगे इन जीन्स होते हैं आपस में कैसे पेयरिंग करते हैं, फिर कैसे जो जीन्स डीएनए में होते हैं वो आरएनए से कैसे डिफरेंट होते हैं, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। ये सब कुछ कवर करने के बाद फिर हम आपको सेल डिवीजन के बारे में समझाएंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो सेल डिवीजन कैसे डिफरेंटली होता है, और जो यूकैरियोट में सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस मियोसिस के जरिए होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार वे में आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने क्रोमोसोम से कि क्रोमोसोम्स होता क्या है। एक्चुअली में क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दो के पेयर में पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम्स हो गया, तो ये इसके एक सिस्टर क्रोमोसोम भी होगा इसके साथ ही, जो कि क्योंकि ये हमेशा दो के पेयर में पाया जाता है। और ये फिक्स नंबर में पाए जाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ पेयर्स में पाए जाते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ह्यूमन में 23 हैं, तो सभी ह्यूमंस में 23 ही होंगे, ना कि सिर्फ सभी ह्यूमंस में, बल्कि सभी ह्यूमन सेल्स में भी सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे, ना 23 से ज़्यादा ना 23 से कम। वो कुछ एक्सेप्शन है इस चीज़ में भी, जैसे कि हमारे जो और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्पर्म और एग, इनमें जो है क्रोमोसोम कम होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर मेजरली और विदाउट और कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के सब में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, 22 प्लस 1 एक्चुअल में, क्योंकि ये 22 तो हो गए हमारे ऑटोसोम्स, 22 हो गया हमारे ऑटोसोम, और एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम। इसको ऐसे बोला जाता है कि 23 पेयर्स हो गए, जिनमें से 22 पेयर्स हो गए ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में बता रहे हैं हमारी बॉडी की, कि बॉडी में कितने हाथ होने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या दिमाग होना चाहिए, ये सब कुछ नॉर्मल बता रहे हैं। और एक जो क्रोमोसोम्स है वो हमारा सेक्स डिटरमाइन करेगा कि जो एम्ब्रियो है आगे जाके वो मेल बनेगा या फिर फीमेल चाइल्ड बनेगा। वो ये आखिरी वाला क्रोमोसोम 23वां पेयर बताता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हर जानवर में अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स में 39 क्रोमोसोम्स होते हैं, 40 में एक कम। और जो बंदर होते हैं उनमें 21 होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बंदर जो पहले आए थे, इंसान बाद में आए थे, तो उसमें 21 हुए। बाद में जब इंसान में डेवलप हो गए तो 22 और ऐड हो गए उसमें। मतलब ऐसा कुछ थ्योरी है नहीं, ये बस आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई है मैंने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता था कि बंदर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और डॉग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे आप इसको एक बार बस इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगी कि बंदर पहले आए थे तो उनमें 21 क्रोमोसोम थे, फिर उसमें दो और एडिशन हुई, दो और एडिशन होने के कारण वो ह्यूमंस बन गए। ये एक याद करने की टेक्निक हो गई। फिर आते हैं हमारे 8 क्रोमोसोम्स ऑनियन में। हर जानवर, हर फल, हर पेड़, सब में एक क्रोमोसोम्स होते ही होते हैं, और फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अच्छा, ये जो हम इतनी ज़्यादा डिटेल स्टडी कर रहे हैं, पहले सेल के अंदर जो है हमने जो है क्रोमोसोम ढूंढा, क्रोमोसोम के अंदर फिर डीएनए ढूंढा, डीएनए के अंदर फिर हम जीन्स ढूंढेंगे। ये सब
स्टडी किसने करी थी? इसको सबसे पहले जीन्स को और डीएनए को इतनी बारीकी से किसने देखा था? तो ये 2 साइंटिस्ट थे। पहले थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलके स्टडी करी थी डीप में कि क्रोम आखिर डीएनए के अंदर कैसे दिखाई देता है। डीएनए में ऐसी क्या चीज़ होती है जो इतनी ज़्यादा भारी भरकम वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है और उसको प्रोसेस भी करती है। अच्छा, आप ये देखिए, अगर आपको बायो में इस डीएनए या फिर साइटोलॉजी में डीएनए को समझना है, तो आप इसको बायो की तरह मत देखिए, इसको मैकेनिक्स की तरह देखिए, इसको कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिक्स की तरह देखिए कि क्योंकि इतनी ज़्यादा जो जैसे आप समझ लीजिए कि जीन्स जो है वो हो गई कोडिंग लैंग्वेज एक तरीके की। जैसे सी प्लस प्लस होती है या फिर जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, हम जानते हैं 010, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। वैसे ही हमारी बॉडी में या फिर जितनी भी सेल्स मौजूद है पूरी दुनिया में, उनकी बेसिक लैंग्वेज ये जीन्स ही है। हर जीन्स में मिलियंस ऑफ हर डीएनए में मिलियंस ऑफ जीन्स की एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है, जो कि पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन रखती है। कैसे हमारी बॉडी होगी, कैसे वो फंक्शन करेगी और हमारा क्या व्यवहार होगा, इतनी ज़्यादा डेप्थ में ये जीन्स इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिनका और इसको रीड करने के लिए हम आगे आरएनए की मदद लेते हैं। आरएनए इस जीन्स की इंफॉर्मेशन को पढ़ने में मदद करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बाद में हमारे राइबोसोम्स। वो हम बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार में बताएंगे। पर अभी आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जीन्स स्टोर करते हैं असली इंफॉर्मेशन को। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस में तो पाए जाते हैं, पर क्या उस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं और पाए जाते हैं? क्या क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर किसी और ऑर्गेनल्स में भी पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, वो 2 और ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं। मेजरली तो सेल इसमें न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी अपने आप में कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये तो सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि बिना डीएनए, बिना हाई इंफॉर्मेशन, हाई टेक्नोलॉजी के, डीएनए को आप समझ लीजिए कि हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर साइंस, हमारी ह्यूमंस की या फिर गॉड की बनाई हुई एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी है। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अपना फूड सनलाइट से, सिर्फ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाना है क्लोरोप्लास्ट को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चाहिए, हाई रैम चाहिए। इसके लिए इसमें भी हमारे क्रोमोसोम्स के कंप्लीट सेट्स होने ज़रूरी हैं। क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कंप्लीट सेट्स होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट होता है किचन ऑफ सेल, ये हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। यानी एनर्जी से जुड़े, फूड से जुड़े जितनी भी ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, और ये जो हमने बताया था कि 22 तो हो गए हमारे ऑटोसोम्स, एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करता है कि आगे जाके मेल पैदा होगा या फिर फीमेल पैदा होगी? जो चाइल्ड होगा, जो एम्ब्रियो बाद में जाके चाइल्ड बनेगा, वो मेल होगा या फिर फीमेल होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे होता है कि जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है। देखो, मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि जितने भी ह्यूमंस होंगे सब में सेम क्रोमोसोम्स होंगे, एक जैसे ही दिखने वाले क्रोमोसोम्स होंगे, थोड़ी सी वेरिएशन के अलावा। बाकी एक से ही एक सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेम से क्रोमोसोम्स होंगे। पर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल में तो एक्स वाई होता है और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, क्योंकि फीमेल और मेल ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है बायोलॉजिकली, या सिर्फ व्यवहार में नहीं बल्कि बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है मेल और फीमेल में।
इसलिए इसमें क्रोमोसोम को डिफर करना पड़ता है इतना ज़्यादा चेंज लाने के लिए, दो ह्यूमंस में इतना ज़्यादा चेंज लाने के लिए एक क्रोमोसोम को बदलना पड़ता है। और आगे जाके जो स्पर्म होता है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम लेके जाता है। स्पर्म कैरी करता है अपने साथ एक क्रोमोसोम, या तो वो एक्स क्रोमोसोम लेके जाएगा या फिर वो वाई क्रोमोसोम्स लेके जाएगा। इसलिए स्पर्म और एग को एक्सेप्शन माने जाते हैं। इनमें जो है क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, सिर्फ अपने साथ 23 के पेयर्स नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ 23 का ही काम है। आगे जाके वो एग भी अपने साथ 23 क्रोमोसोम्स लेके आ रहा है, दोनों मिलके पूरा कंप्लीट सेट बना देंगे। उन्हें पता है कि आगे एग भी लेके आ रहा होगा, उनके साथ मिलके हम कंप्लीट सेट बना देंगे। तो अगर एक मेल वाला क्रोमोसोम हमारा स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके जाता है, अगर ये एक्स क्रोमोसोम लेके आता है, और एग तो हमारा पता ही है, वो तो हमेशा हर कंडीशन में एक्स ही लेके आएगा, क्योंकि उसके पास है ही एक्स एक्स, तो वाई कहाँ से लेके आ जाएगा। तो ये यहाँ पे गर्ल चाइल्ड बर्थ होती है। और दूसरी तरफ अगर हमारा स्पर्म वाई क्रोमोसोम्स लेके आता है, और एग तो हमेशा एक्स ही लेके आएगा, तो एक्स वाई यानी बॉय चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। इसलिए ये स्पर्म के ऊपर या फिर मेल के या फिर फादर के ऊपर डिसाइडेड होता है कि आगे जाके जो बर्थ होगी वो मेल चाइल्ड की होगी या फिर फीमेल चाइल्ड की होगी। ये फादर के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। हमारे कई जगह इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गाँवों में या फिर जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स विचारधाराओं में बिलीव करते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं में या फिर विचारधाराओं में बिलीव करते हैं, वो फीमेल्स को या फिर मदर्स को ब्लेम करते हैं चाइल्ड की बर्थ को, कि मदर को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण ही बार-बार जो है फीमेल चाइल्ड हो रही है या मेल चाइल्ड हो रहे हैं। वैसे तो मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं, पर जो रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, उनको वो एक पर्टिकुलर सेक्स को प्रेफ़र करते हैं। इसलिए वो जो है फीमेल्स को ब्लेम करते हैं, पर उन्हें पता नहीं है ये बात कि एक्चुअल में वो फीमेल्स के हाथ में ये सेक्स डिटरमाइन करना तो फीमेल्स के हाथ में होता ही नहीं है। उनके पास तो है ही एक्सेस क्रोमोसोम, वो तो अपने दोनों बेटों को ही एक्स एक्स ही देंगे, बेटा या हो या बेटी हो, दोनों को उनको एक्स ही क्रोमोसोम देना है। ये तो मेल पे होता है, ये तो फादर पे डिपेंडेंट होता है कि वो उसका जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम लेके जाएगा अपने साथ या फिर वाई क्रोमोसोम लेके जाएगा। ये तो फादर पे डिपेंड होता है। पर हमारे जो गाँव के लोग होते हैं, इन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसलिए सरकार कहती है पढ़ाओ। इसलिए सरकार कहती है कि एजुकेशन से ही देश का उद्धार होगा। अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है, ये जिस भी मटेरियल से बना है, चाहे वो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो गया। वैसे मैं आपको समझा दूँ, ये छोटे-छोटे जो गोले हैं, डीएनए तो एक पतली सी धागा है। ये जो डीएनए, ये समझ लो कि जो क्रोमोसोम्स है, एक तरीके से बुना हुआ स्वेटर है, और इस स्वेटर के जो धागा है, उसका नाम है डीएनए। और इसमें बीच-बीच में चारों तरफ इस धागे को बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन का यूज़ किया गया है, हिस्टोन प्रोटीन। ये गोले-गोले की तरह दिखाई देता है, और इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हमारा जो है क्रोमोसोम्स है बुना हुआ स्वेटर, ये डीएनए हो गया हमारा धागा जिससे ये ऊन का स्वेटर बुना गया है, और इस ऊन के स्वेटर को फिक्स करने के लिए एक प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और ये जितने भी हमारा मटेरियल हो गया, जितना भी ये बुना हुआ धागा हो गया, ये इसमें डीएनए भी आता है, और आगे जाके हम आरएनए के भी बारे में बात करेंगे। वो सब भी न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ये सब न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। इनका जो नेचर होता है, बाय नेचर ये एसिडिक नेचर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस होता है, वैसे इनका नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है डीएनए का। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है डीएनए की। और जो हमारा आरएनए है, उसकी फुल फॉर्म होगी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसलिए उसको आरएनए हो गया, डीएनए डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको याद करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी कि बस आपको डीएनए याद करना है। ये समझ लो कि
डीएनए में जो है ऑक्सीजन निकाल दी गई है। जब आरएनए में से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो डीएनए बन जाएगा, ऐसे याद कर लो। जब आरएनए में से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो डीएनए बनेगा, इसलिए वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया और हमारा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये सब के सब एसिडिक होते हैं नेचर में, और इनके अंदर का जो कंटेंट होता है, जो डीएनए है, वो खुद में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। जो बेसिक मॉलिक्यूल है डीएनए का, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसको जो बेसिक मॉलिक्यूल है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इस न्यूक्लियोटाइड को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेट में। फॉस्फेट जो कि एक एलिमेंट हो गया, हमारा एक कंपाउंड हो गया, और ये न्यूक्लियोसाइड ये एक तरीके का एसिड, एक तरीके का बेस सिस्टम हो गया, जिसमें होता है हमारा शुगर होती है और नाइट्रिक बेसिस होते हैं। 4 तरीके के नाइट्रिक बेस होते हैं इसमें हमारे न्यूक्लियोसाइड में। जो देखो, पहले तो आ गया न्यूक्लियोटाइड। ये जो डीएनए है, डीएनए का जो बेसिक मॉलिक्यूल है, जो डीएनए किस चीज़ का बना है, तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए डीएनए किस चीज़ का बना है या डीएनए का भी बेसिक मॉलिक्यूल है, अगर ऑप्शन में जीन्स हो तो आप जीन्स लिख देना वैसे, पर अगर जीन्स ना हो और उसकी जगह न्यूक्लियोटाइड लिखा हो तो न्यूक्लियोटाइड होगा आंसर। जो न्यूक्लियोटाइड फर्दर टू क्या दो चीज़ों से बना है, न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड जो कि शुगर होती है या फिर नाइट्रिक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। शुगर प्लस नाइट्रिक बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ, पर ये ज़रूरी है आपके लिए। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या फ़ायदा अगर आप जो है मोटा मोटा पढ़ लो, सोचो कि चलो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें वो पढ़ लो, और एग्ज़ाम में कुछ भी ना आए, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। इससे अच्छा है आप जो भी पढ़ो, जो भी टॉपिक उठाओ, उसको एकदम इन डेप्थ ही पढ़ो। अगर आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। जितनी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको रिटेन करना आसान रहेगा। बल्कि ये ऐसा नहीं होता कि आप जितना डेप्थ में पढ़ोगे पढ़ोगे तो आपको भूलने लग जाओगे, ऐसे उल्टा होता है। बल्कि जितना आप डेप्थ में पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाते हो, और उतने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको रिटेन हो पाता है। इसलिए इसको याद करना। अच्छा, जो नाइट्रिक बेस हैं, ये 4 तरीके के नाइट्रिक बेसिस होते हैं। और ये पहले तो ये शुगर जो है, ये शुगर होगी हमारी डीऑक्सीराइबो। डी डीऑक्सीराइबो, इसमें शुगर 2 तरीके की होती है। अगर आरएनए है तो उसमें राइबोज शुगर होगी, और डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। न्यूक्लियोसाइड का जो कंपोनेंट है शुगर, उसमें शुगर जो है या तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है या फिर राइबोज शुगर हो सकती है। और जो नाइट्रिक बेसिस हैं, ये 4 तरीके के बेसिस होते हैं। पहले होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमाइन। इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसको जी से डिनोट किया जाता है, इसको सी से डिनोट किया जाता है, इसको टी से डिनोट किया जाता है। ये होते हैं हमारे डीएनए में 4 बेसिस, 4 नाइट्रिक बेसिस। जो नाइट्रिक बेसिस से बना है हमारा, वैसे 3 चीज़ों से बना है। एक तो डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना है, नाइट्रिक बेसिस से बना है, और फॉस्फेट जो कि एक कंपाउंड है, इससे बना है। इन तीनों चीज़ों से मिला के बना है हमारा डीएनए। और जो नाइट्रिक बेसिस है, ये 4 तरीके की नाइट्रिक बेसिस है। इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये 4 नाइट्रिक बेसिस आते हैं एग्जाम में, ये मजाक नहीं है, ये सच में आते हैं। हमारे एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमाइन, ये 4 तो हो गए हमारे डीएनए के बेसिस। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में और डीएनए में क्या अंतर होता है, उसमें जो है एक तो थाइमाइन का जो एसिड होता है, ये जो थाइमाइन का जो हमारा नाइट्रिक बेस होता है, ये रिमूव हो जाता है। इसकी जगह यूरेसिल नाम का एक नाइट्रिक बेस आ जाता है। हमारा यूरेसिल के नाम का, अगर हम आरएनए की बात करें,
आरएनए में टी को काट के यू हो जाएगा, और हमारा जो शुगर है उसमें जो है राइबोज शुगर होगी। आरएनए में टी को काट के यू हो जाता है कि जो थाइमाइन है, थाइमाइन बेस है उसकी जगह यूरेसिल बेस आ जाएगा। देखो इन सब में आखिर में तो आइन आइन आ रहा है, क्योंकि इससे आप समझ जाओगे ये तो सबके सब डीएनए के ही कंपोजिशन है, पर ये यूरेसिल है। ये अजीब सा आ गया, हमारा अजीब सा बेस आ गया यूरेसिल, जो कि राइमिंग में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये आरएनए का है, ये डीएनए का वो नहीं है, ये आरएनए का नाइट्रिक बेस है। ये टी को काट के यू आ जाएगा और फिर एक राइबोज शुगर आ जाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर के जगह। इससे बन जाता है हमारा पूरा, ये हो गया हमारा पूरा नाइट्रिक एसिड के बारे में। जो नाइट्रिक एसिड आप समझ गए ना, कि जब ये सारे के सारे नाइट्रोसाइड और फॉस्फेट मिलते हैं तो वो बनता है नाइट्रिक एसिड। ये बेस और शुगर और फॉस्फेट ये तीनों मिलेंगे तो वो एसिडिक नेचर हो जाएगा, और वो एसिडिक होता है हमारा नाइट्रिक एसिड जिसके सब कुछ बना है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो सब कुछ बना है। अच्छा, अब एग्जाम में अक्सर डीएनए और आरएनए में भी डिफरेंस पूछते हैं। हमने ये तो बता दिया कि जो डीएनए है ये तो हमारे क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम्स जो है हमारे न्यूक्लियस में होता है, पर ये आरएनए कहाँ है? हम आरएनए आरएनए करे जा रहे हैं, आरएनए है कहाँ? ये आरएनए एक फ्रीली फ्लोट होता है। डीएनए सारा जो क्रेडिट होता है वो डीएनए पी जाता है कि हमारा जो पूरी बॉडी तो डीएनए की बनी है, सब कुछ डीएनए कर रहा है, पर असली काम तो आरएनए कर रहा है। डीएनए तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बैठा हुआ है, कुछ काम धाम नहीं कर रहा। सिर्फ ये तो एक किताब है, पर इस किताब को पढ़ कौन रहा है, इसको पढ़वा कौन रहा है, वो आरएनए है। आरएनए बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, वैसे ही आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड होता है। क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड क्यों? जैसे कि इसमें दो दो स्ट्रैंड है। अच्छा, ये तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दो हैं, ये बेस को डिनोट कर रहे हैं कि ए के साथ जी बेस आएगा, हमारे ए के साथ टी बेस आता है, और जी के साथ सी बेस आता है। टी टी सी जी और ए टी। ये जो कोडिंग में होती है, इस कोडिंग में फिक्स होता है कि ए के साथ हमेशा टी का नाइट्रिक बेस ही आएगा, और सी के साथ हमेशा जी का भी नाइट्रिक बेस आएगा। ये सब फिक्स होता है। ये जो बीच में है जीन्स हैं, ये जीन्स एक्चुअल में ये बेस होते हैं। इन बेस से ही ये जीन्स बने होते हैं। ये नाइट्रिक बेस है, इससे जीन्स बने होते हैं। बाकी ये जो बाउंड्री है वो शुगर की बनी होती है या फिर हमारे फॉस्फेट की बनी होती है। इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और ये इसमें जो है सिर्फ एक होता है, जैसे कि ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ये सिर्फ सिंगल होता है। क्या होता है इसमें कि जब जो हमारा, इसलिए आरएनए बेसिकली कॉपी है डीएनए की, एक डीएनए की शॉर्ट कॉपी है। इसको रीड करने को, इतना बड़ा डीएनए को रीड करेगा हमारा जो है राइबोसोम्स, इसको राइबोसोम्स रीड करेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पहले जो हमारा सेल क्या करता है, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, सिंगल स्ट्रैंड की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। ये हमारी डुप्लीकेट कॉपी हो गई, और इस कॉपी को रीड करता है फिर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हमने पहले भी आपको जो छोटी-छोटी डॉट्स हैं, हमारे जो ईआर पे जो छोटी-छोटी डॉट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और उसके बाद छोटी-छोटी डॉट जो कि इसको रफ बनाती हैं, वो होती हैं राइबोसोम्स। वो होती हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, यानी प्रोटीन को बनाती हैं। अलग अलग तरीके के प्रोटीन हमारा जो बॉडी बनाता है वो राइबोसोम्स बनाता है। क्या करता है वो राइबोसोम? बेसिकली ये ये जो है इसको रीड करता है आरएनए को। जैसे आरएनए तो इसके छोटे से एक टुकड़ा हो गया, उसकी कॉपी बना के एक छोटे सा टुकड़ा फ्लोट करता हुआ हमारा राइबोसोम के अंदर चले जाता है। राइबोसोम एक फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या है? एक जो है प्रिंटर है, तुम कह सकते हो। एक प्रिंटिंग मशीन है राइबोसोम, जो जिसमें ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है हमारा आरएनए। आरएनए जाता है राइबोसोम के अंदर, और राइबोसोम जो है प्रोटीन का छापते रहता है। राइबोसोम प्रोटीन छापता रहता है।
ये हमारा आता है आरएनए, और जो है राइबोसोम प्रोटीन छाप लेता है। अच्छा, अब हम जब से कहे जा रहे हैं कि इन जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, इन जीन्स में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी बना देगी, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा जो है नेचर डिसाइड कर देगी, हमारा सेक्स डिसाइड कर देगी, सब कुछ डिसाइड कर देगा एक जीन्स। पर इस जीन्स में बेसिकली होता क्या है ऐसा? ऐसे क्या जादू होता है छोटी सी छोटी इन बेसिस में, इन नाइट्रिक बेसिस से बनी इन जीन्स में ऐसे क्या जादू होता है? इन जीन्स में एक कोड होता है। किस चीज़ का कोड होता है? कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा प्रोटीन और कैसे वो प्रोटीन बनना है। जो प्रोटीन होता है बेसिकली 20 एमिनो एसिड से बनता है। 20 एमिनो एसिड से बनता है हमारा प्रोटीन, और ये 20 एमिनो एसिड होते हैं, इनमें से 10 तो हमारा बॉडी खुद बना देता है। हमारे 10 तो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर देता है, खुद ही केमिकल रिएक्शन करा के 10 का तो 10 एमिनो एसिड तो खुद ही बना देता है। पर बाकी बचे हुए जो 10 होते हैं, इन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। इन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये जो इन्हें सप्लीमेंट्री देने पड़ते हैं हमारे सेल को। ये बाहर से ही आ सकते हैं, बाहर से मतलब हमारे जो खाना खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, इन सब में प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन वो उसमें एक्चुअल में प्रोटीन नहीं, उसमें एमिनो एसिड होता है। अलग अलग 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें, और वो एमिनो एसिड जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तब ये हमारा राइबोसोम उन एमिनो एसिड की मदद से प्रोटीन बनाता है। और जो प्रोटीन है वो करोड़ों कितने भी प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। कि देखो, वैसे तो 20 ही हैं, आपको कि 20 के कॉम्बिनेशन से तो लिमिटेड ही प्रोटीन बन सकता है, कोई ज़्यादा प्रोटीन थोड़ी बन जाएगा 20 एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। पर नहीं, अब क्या होता है कि शेप भी तो डिसाइड होनी होती है, कौन सी शेप का प्रोटीन बनेगा, ट्रायंगल का बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, या फिर कुचड़-मुचड़ कुछ भी उल्टी-सीधी शेप बन जाएगी, और कितने जो एमिनो एसिड से बनेगा, जो है 100 एमिनो एसिड से बनेगा, या फिर 200 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनाना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जो कि इन जीन्स के अंदर होता है, कि कैसे कि जीन्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि कौन सा प्रोटीन कब जाना है और कौन सी शेप बननी है। ये बेसिकली मैं आपको इतना डिटेल में आएगा नहीं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पर क्या होता है कि ये जो हमारा राइबोसोम्स होता है, वो 3-3 पकड़ के उठाता है। 3-3 जो कॉर्ड होते हैं, 3 को उठा लेता है, एजीसी। एजीसी उठा लिया उसने, और फिर समझा, अच्छा एजीसी यानी एजीसी किस चीज़ का कोड है? इस वाले एमिनो एसिड का है। हमारे 5th एमिनो एसिड का कोड है, मान लो एजीसी। तो एजीसी के ये आरएनए तो सिर्फ ये सिंगल स्ट्रैंड लेके चला गया एजीसी, उसे एजीसी को पकड़ा, अरे ये तो जो है हमें 5th वाले एमिनो एसिड की बात कर रहा है, चलो चलो 5th वाला पकड़ के लाओ, 5th वाला जोड़ा, फिर 6th वाला एमिनो एसिड लेके आओ, फिर उनको ऐसे शेप दे देता है। ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, पर जो पूछा जाएगा वो ये है कि 10 प्लस 10 एमिनो एसिड होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है आरएनए लेके जाता है, हमारे डीएनए की कॉपीज होती है, आरएनए राइबोसोम के अंदर लेके जाता है। अच्छा, आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए बहुत ही ज़्यादा फंक्शन करता है, सारा काम ये समझ लो आरएनए करता है, और क्रेडिट जो डीएनए ले जाता है, जबकि डीएनए तो खाली एक बुक है। तो 3 तरीके के होते हैं, जिनमें से पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है राइबोसोम आरएनए। ये आरएनए कहाँ पे मौजूद होता है? ये तीनों तीनों अपनी-अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। आरएनए सेल में कहीं भी पाया जा सकता है। आरएनए हो सकता है कि जो है हमारे जो है इसमें न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, साइटोप्लाज़्म में भी होता है, राइबोसोम में भी होता है, मतलब हर जगह टोटली भरा पड़ा है अपना आरएनए। जबकि डीएनए हमने बता दिया था आपको कि सिर्फ 3 जगह पाया जाता है डीएनए। कहाँ-कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में 3 जगह ही होता है सिर्फ डीएनए, जबकि आरएनए फ्रीली फ्लोट करता है। क्योंकि डीएनए का क्या है? वो तो एक किताब है, एक जगह पड़ी रहेगी, पर आरएनए को काम करना होता है। मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है? ये कॉपी होता है, जो कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो राइबोसोम तक ले जाता है। जो राइबोसोम तक ले जाते हैं उसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं,
और ट्रांसफर आरएनए कौन है, जो कि एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के राइबोसोम तक ले जाता है। देखो, एक आरएनए चाहिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए हो, एक आरएनए चाहिए रॉ मटेरियल के लिए हो, रॉ मटेरियल एमिनो एसिड रॉ मटेरियल के लिए हो, और एक आरएनए चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो। राइबोसोम का जो आरएनए होता है, एक आरएनए परमानेंटली, भैया मैं तो राइबोसोम के अंदर ही रहूंगा, मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, तुम रॉ मटेरियल लेके आओ, तुम मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस लेके आओ। तीनों ने अपने अपने काम बांट दिए, तीनों के दिखते भी थोड़े थोड़े अलग है। जो हमने आरएनए की पिक्चर बनाई है आपके लिए, ये मैसेंजर आरएनए की पिक्चर है। बाकी ट्रांसफर और राइबोसोम के आरएनए अलग दिखते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन अलग है। इनका फंक्शन, एक का मैन्युफैक्चरिंग करना है, एक का फंक्शन रॉ मटेरियल लाना है, एक का फंक्शन हमारा इंस्ट्रक्शंस देना है। ये अच्छा, और ये जो AGCT है, इनको क्या क्या कहते हैं? इनको जो है प्यूरिन्स और प्राइमेट्स भी कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हो गया ए, जो है टी के साथ बॉन्डिंग बनाता है हमारा, और जी जो है सी के साथ बॉन्डिंग बनाता है। देखो, ये समझने की बात है। ए हमेशा टी के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा। ये जो बीच में है, मैंने आपको ये बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड होता है जो ए और टी के बीच में एक फिक्स बॉन्ड होता है। ए हमेशा टी के साथ ही बनाएगा, भले ही वो पहले टी आ जाए बाद में ए आए, या फिर पहले ए आ जाए बाद में टी आ जाए, एक ही बात है। कोई ज़्यादा दोनों ही चल जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो एक सिंगल स्ट्रैंड ही चाहिए है। जो राइबोसोम में तो सिंगल स्ट्रैंड जानी है, डबल तो बस नाम के लिए ही है। डबल तो थोड़ी जगह घेरने के लिए है कि भाई ये सिंगल में क्या होगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, चलो दोगुनी बना दो। और ये जो ए और टी है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एप्पल ऑन द ट्री और ग्रास इन द कार इन द गैराज। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एप्पल ऑन द ट्री, कार इन द गैराज, कार इन द गैराज। ये इससे आपको याद रहेगी बॉन्डिंग कैसी है, एप्पल ऑन द ट्री, कार इन द गैराज। और ये जो AG होते हैं, ये जो हमारे AG होते हैं, इनको प्रूनिन्स कहते हैं। इनको प्यूरिन कहते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं इनको पैरामिड्स कहते हैं। पैरामिडीन्स कहते हैं दूसरे वालों को, जो टी और सी है, इनको पैरामिडीन्स कहते हैं। और AG को ऐसे याद करो, AG, AGOG जो होता है ना, जो घर में बोलते हैं AG, उसे AG होते हैं प्यूरिन्स, और TC होते हैं पैरामिड्स। पर जो बॉन्ड्स बनाते हैं, वो एप्पल बनाते हैं ट्री के साथ, और कार बनाती है गैराज के साथ अपना बॉन्ड। ठीक है, ये तो बॉन्डिंग है, ये भी आपको याद करनी है। कुछ ये तो अक्सर के एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये प्यूरिन्स वाले एसिड कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन है प्यूरिन्स वाले, और पैरामिड्स वाले कौन से हैं, टी और सी, यानी थैमाइन और साइटोसिन। ये हो गए प्यूरिन्स, ये हो गए हमारे पैरामिड्स वाले। और इसमें जो हमने पढ़ा था कि आरएनए में जो टी की जगह, आरएनए में टी की जगह यू होता है, यूरिसिल होता है। तो ऑफ कोर्स यूरिसिल भी हमारा पैरामिड एसिड ही हो गया। इसमें बस टी की जगह यू आ जाता है आरएनए में। इसी के साथ हमारे डीएनए का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए अपने नोट्स के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में आपको नोट्स बताए हैं, भले ही वो ये टेबल हो, ये डायग्राम हो, या फिर वो चारों एसिड के नाम हो, वो शॉर्टकट हो, एप्पल ऑन द ट्री, कार इन द गैराज, प्यूरिन और पैरामिड। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, और जो उसके अंदर के नाइट्रिक बेसिस हो गए, या फिर शुगर हो गई, हमने सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कर लिया है। इससे ज़्यादा ना आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, ना ही एग्ज़ाम में कभी कुछ पूछेगा। क्योंकि अगर आप जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं देंगे, जब तक इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कभी भी पूछा जाएगा आपसे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगली जो हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जो है अपना सेल डिवीज़न और बायो न्यूट्रिएंट्स कवर करेंगे। देखो, वैसे तो हमें सेल डिवीज़न इसमें करना था,
पर ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो हम अगली वीडियो में उस सेलिब्रेशन को कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।